हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी अकेडमी यूट्यूब चैनल से मैं प्रशांत सूची का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक बार फिर हम लोग का ये वीडियो है क्लास 7th में चैप्टर 1 के हिस्ट्री का। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपके पास पहुँच जाए। और चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ये मैप आपको पता है ये कहाँ का है? शायद नहीं पता होगा। यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो पता होगा। देखिए ये भारत का ही मैप है, लेकिन ये बहुत पहले बनाया गया। कब बनाया गया? 1154 में ही बनाया गया ये मैप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 ये है, ठीक है। अब 2 कहाँ है? 2 ये देखिए अगले पेज पे ये है दूसरा मानचित्र। अब दोनों मानचित्र ना एक ही जगह के हैं, ठीक है। बस बनाया गया ये वाला मानचित्र जो है ये 600 साल बाद बनाया गया। कब कब के 600 साल बाद? इस मानचित्र के बनने के 600 साल बाद। और ये वाला मानचित्र आप बोलेंगे ये भारत का है। भारत में का तो लग नहीं रहा देखने से। हाँ सही बोले, लग नहीं रहा है भारत का देखने से। क्यों नहीं लग रहा? कारण बताऊं? क्योंकि ये जो है ये ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत जो है वो उत्तर की तरफ आ गया है, और उत्तर भारत है दक्षिण की तरफ चला गया। मतलब एक तरीके से बोले तो हमारे जो भारत का मैप है वो उल्टा लग रहा है। इसमें देखने में लग रहा है कि नहीं? हाँ लग रहा है, देखिए। और यहाँ पे ये वाला मानचित्र हमें थोड़ा बहुत पहचान में आ रहा है। अब पहचान में आ रहा है, हम पहचान पा रहे हैं कि ये जो नीचे का एरिया ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश अभी भारत से अलग नहीं हुआ था, और पाकिस्तान ये भी अलग नहीं हुआ, इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। हमने अच्छी तरह नज़र डाल लिया उस पर। अब देखिए अरब भूगोल बत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। क्या बनाया था? ये वाला मानचित्र, मानचित्र 1 ये बनाया गया था अरब के भूगोल बत्ता, और नाम क्या था उसका? अल इद्रिसी। कब बनाया था? 1154। ये 3 चीज़ याद करिए। अरब के थे, 1154 में बनाए थे, और वो क्या थे? भूगोल बत्ता थे, ठीक है। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मतलब इसके कहने का मतलब ये जो मैप दिखाया गया ये भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। अब मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्र कार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अब मानचित्र 2 बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे एक कीवर्ड दिया गया है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पे और देखिए ऑरेंज में दिया गया, ऑरेंज कलर में मानचित्रकार। मानचित्रकार क्या होता है इसका ये बताना। इसमें लिखा गया है मानचित्रकार जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है, मतलब जो व्यक्ति मैप बनाता है, मानचित्र बनाता है, या बोल दे नक्शे बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? मानचित्रकार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं अगली क्या चीज़ कह रहा है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखेंगे। यहाँ पे मैंने वही आपको शुरू में ही बता दिया था। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बिल्कुल भी हार्ड मत लीजिएगा इस चैप्टर को। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये लग रहा है कि दक्षिण भारत है। जो उत्तर में हमें दिख रहा है श्रीलंका, श्रीलंका साइड में दिख रहा है छोटा सा, जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। ये अभी श्रीलंका का द्वीप कहाँ होना चाहिए? नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में है। ये अरबी भाषा, तो अरबी भाषा तो हम लोग समझने वाले हैं नहीं कि हम अरबी या बोलते या सीखे, तो हमें अरबी है नहीं, तो ठीक है। यहाँ पे हाँ ये मानचित्र 2 है, ठीक है। अब जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, और उनमें कुछ जानने पहचाने भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। अब मानचित्र 2 के बारे में अब यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। मानचित्र 2 पहले मानचित्रकार के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। ये तो मैंने वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, 600 वर्ष बाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वीडियो में तो वीडियो को आप बैक करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका कमेंट का आंसर आ जाएगा 24 घंटे के अंदर। आप ट्राई करना है तो ट्राई करके देख लीजिए, 24 घंटे के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। सूचनाएं, जब समय बदलता है तो सूचनाएं भी बदल जाती है। उदाहरण देकर समझाता हूँ, तब शायद अच्छा समझ आएगा। जैसे यहाँ देखिए बांग्लादेश है ना, इसमें अभी जॉइंट है बांग्लादेश। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नीचे का हिस्सा, इस जगह पे बांग्लादेश है हमारा। ये बांग्लादेश अभी इसमें जॉइंट है भारत में। ऊपर का पाकिस्तान भी जॉइंट है भारत में। तो अभी आज का हम नक्शा देखेंगे तो वहाँ पे ये बांग्लादेश जो है ये भारत से थोड़ा अलग हो चुका है, और पाकिस्तान का इलाका भी भारत से अलग हो चुका है। तो समय के साथ साथ सूचनाएं भी बदल जाती है। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। अब परिचित तो लगेगा, यहाँ पे हम लोग सब कुछ पहचान पा रहे हैं कि कौन जगह क्या क्या चीज़ है, ठीक है। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते हैं। आप बताइएगा कि आप अपनी यात्राओं के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप कहीं रास्ता भटक गए हैं तो आप किसी आदमी से पूछ लेंगे, है ना। अगर कोई आदमी ना मिले तो आज ये इंटरनेट का ज़माना है, आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भाई मैप 24 घंटे तो जेब में लेके आप घूमेंगे नहीं ना, तो आप कौन से मैप का इस्तेमाल करेंगे। गूगल मैप का, है ना। इस्तेमाल किया होगा आपने कभी। वैसे इसके बारे में आप अध्याय 6 में अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको उसकी वीडियो मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब इतिहासकार जब कोई किसी चीज़ का अध्ययन करेंगे तो उनके बारे में, उस सूचनाओं के हर क्षेत्र के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको ध्यान रखना पड़ता है। मतलब जैसे किसी राजा ने कानून कोई बनाया तो उसने कानून क्यों बनाया, कहीं पे आक्रमण किया तो आक्रमण क्यों किया, आक्रमण करने के बाद उसको कौन से क्षेत्र हाथ में आए, मतलब हर चीज़ उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ में आपको दिया गया है, दूसरा टॉपिक है हमारा, नई और पुरानी शब्दवाली। शब्दवाली मतलब क्या होता है, जिसमें शब्दों का भंडार को शब्दवाली कहा जाता है, ठीक है। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं, समय के साथ साथ सूचनाएं बदल जाती है, तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं। आज महाभारत कई तरह के भाषाओं में मिलता है, रामायण कई तरह के भाषाओं में लिखते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था तो उन्होंने भारत के बारे में भी कई चीज़ें चीनी भाषा में भी लिखी है। मतलब जो भी अभिलेख वगैरह ये बहुत से भाषाओं में मिलते हैं। एक मिनट। और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। अब यहाँ पे आप समझेंगे नहीं, फारसी तो हम उतना पढ़े नहीं है, उतना कि हम लोग पढ़े ही नहीं है फारसी, तो लोग उतना क्या समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ बदले। इस पे गौर कीजिए, समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। अब अर्थ कैसे बदले हैं इसके बारे में देखते हैं। अगला उदाहरण दिया गया। उदाहरण से कोई भी चीज़ समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो उदाहरण पढ़ता हूँ मैं, आप सुनेगा। हो सके तो मेरे साथ साथ बोलिएगा भी, उससे आपको भी याद करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। हिंदुस्तान शब्द, हिंदुस्तान हम क्या समझते हैं, भारत हो गया, इंडिया हो गया, ये सब एक ही देश के नाम है। हमारे देश के नाम है भारत के। तो हिंदुस्तान शब्द का अर्थ ये हो गया, ठीक है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी की बात हो रही है, जब फारसी के इतिहासकार, ये सब जो होते हैं ना, ये सब पॉइंट आपको नोट करने वाले होते हैं। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। 13वीं सदी के फारसी के
इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, नाम याद करिएगा, मिन्हाज ए सिराज। और कब के थे? 13वीं सदी के। साथ साथ अगर बोलते चलेंगे तो याद करने में आसान होगा। आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पीछे करके आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, या हमें कमेंट कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ चैप्टर में फ़िलहाल मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन किस अर्थ में किया था? क्योंकि इसमें बोला है कि साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? 13वीं सदी में मिन्हाज ए सिराज। नाम आसान है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया। किन इलाकों के लिए? जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुनिए, इसमें कहा गया है जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन इलाकों के लिए मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उन इलाकों के लिए किया गया था जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब अगर सुल्तानों का अधिकार बढ़ेगा तो इस शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा। मतलब इसमें नए नए इलाके के लिए भी ये प्रयोग होने लगेगा। तो वही इसमें दिया गया है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। समझ रहे हैं आप? जैसे एक शासक है, उसके अंदर कुछ 5 इलाके आते हैं, तो अब 6ठा इलाका जब जुड़ेगा तो उसके लिए भी हिंदुस्तान शब्द का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। यही इसमें समझाने की कोशिश किया गया है, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत के लिए कभी भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी, अभी हम 13वीं सदी के बारे में पढ़ रहे थे, अभी 16वीं सदी के आरंभ में बाबर कौन था पता है आपको? बाबर मुगल बादशाह था। और ये था, बाबर जो थे ये मुगल बादशाह के संस्थापक थे। मतलब इन्हीं ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, बाबर ने। हाँ, हिंदुस्तान शब्द यहाँ पे पढ़ लिया। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल में हो गया आपका पेड़ पौधा, जानवर, पशु पक्षी, झरने, पानी, नदियाँ, ये सब जो हो गया, जो भी हम आसपास देखते हैं, ये भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए, मतलब संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। यहाँ पे किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। विदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? विदेशी का अर्थ आज हम लोग समझते हैं जो ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी ना हो, उसे हम विदेशी कहते हैं, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मध्य युग किसे कहा जाता था? अभी भी कहा जाता है 700 सन से 1750 सन के बीच में आने वाला समय मध्य युग कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें कहा गया मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। मध्य युग में विदेशी कैसे कहते थे मैं समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है
वो दूसरे गांव में गया जिस गांव में वो कभी नहीं गया है, तो उस गांव में उस व्यक्ति को विदेशी समझा जाएगा। और कब समझा जाएगा? मध्य युग की बात हो रही है यहाँ पे। मध्य युग में 700 से 1750 सन के बीच की बात हो रही है। इस समय मध्य युग में विदेशी समझा जाता था ऐसे लोगों को। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। हिंदी में परदेसी, फारसी में अजनबी, याद कर लीजिएगा, ये आपको आ जाते हैं टिक द करेक्ट नहीं, 1 1 2 2 नंबर के आ जाते हैं। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी हो जाता था। कोई आदमी नगर में रहता है, ये शहर में रहता है, उसके लिए वन में रहने वाला आदमी उस समय विदेशी हो जाता था। ये याद रखिएगा, हम लोग मध्य युग की बात कर रहे हैं। किंतु एक ही गांव में रहने वाले 2 किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होंगे। मतलब एक ही गांव में रहने वाले 2 विभिन्न आदमी, चाहे उनकी धर्म, जाति, संस्कृति, परंपराएं कैसी भी हो, वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। और लेकिन अगर दूसरे गांव में चले जाए तो वो उसके लिए विदेशी हो जाते थे। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक के चक्कर में हम इतना हमें बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ एक लाइक तो आपका बनता ही है, और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब वाले लाल बटन को सफ़ेद कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।